बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कैटेगरी क्रिएट करने और अपडेट करने को देखा, उसके साथ हमने लोगो भी चेंज की। आज हम कैटेगरी को डिलीट करने का देखेंगे और उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। ये मेरे पास कैटेगरी का कंट्रोलर है। ये हमने स्कैफोल्ड से बनाया था। इसके अंदर डिलीट का पहले से मैकेनिज्म बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिलीट के दो मेथड्स हैं। एक का नाम डिलीट है, उसमें आईडी पास हो रही है। ये नलेबल है कि आईडी अगर पास नहीं करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे नॉट फाउंड का एरर देगा 404। और दूसरे नंबर पे डिलीट कन्फर्म के नाम से है। और डिलीट कन्फर्म के ऊपर अगर आप देखें तो एक्शन नेम यहाँ पे भी डिलीट लिखा हुआ है। ये हम कब यूज़ करते हैं? ये मोस्टली उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास दोनों मेथड्स के नेम सेम हो, गेट और पोस्ट वाले का, और उनके पैरामीटर भी सेम हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी एक इंटीजर वैल्यू जा रही है और यहाँ भी एक इंटीजर वैल्यू जा रही है। अगर हम यहाँ पे भी डिलीट लिखते और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेते तो फिर इशू ये था कि दोनों नेम सेम हो जाते और पैरामीटर भी सेम हो जाते, तो ये हमें अलाउ ना करता। उसके लिए यहाँ इन्होंने डिलीट कन्फर्म लिख दिया। यहाँ आप कुछ भी लिखते हैं XYZ PQR, लेकिन ये नाम एक्शन नेम से लेगा कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी पोस्ट वाली होगी और डिलीट नाम होगा तो वो इस मेथड में आएगी। इस मेथड में पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास एक कैटेगरी आई। उसमें इसने क्या किया कि कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट इंक्लूड पेरेंट, कैटेगरी के साथ इसका पेरेंट इंक्लूड किया। जैसे हमने बनाया था चाइल्ड और पेरेंट लेवल कैटेगरीज, पेरेंट डिफाइन करते हैं तो उनके अंदर चाइल्ड बनाते हैं। तो कोई भी कैटेगरी उठाएंगे, अगर उसका पेरेंट आ रहा है तो वो पेरेंट भी उठा लेगा। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक, उसमें से पहली कैटेगरी उठा लें इस कंडीशन की बेस पे कि जिसकी आईडी उस आईडी की इक्वल हो जो हम यहाँ पास कर रहे हैं। यहाँ भी देखें तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है यहाँ तक। और ऊपर हम जो कैटेगरी उठा लेते हैं, अगर वो नल आती है तो ये नॉट फाउंड कह देगा, और अगर मिल जाती है तो कैटेगरी रिटर्न कर देगा। और नीचे वाले में अगर आप देखें तो यहाँ ये कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंक कर रहा है। अब जहाँ जहाँ इवेंट लिखा हुआ, अगर आप इवेंट नहीं लिखना चाहते इवेंट ख़त्म कर दें और साथ में एसिंक भी ख़त्म कर दें तो भी आपका काम चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। नेक्स्ट जब हम प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर में जाएंगे तो सारा कंट्रोलर खुद से कोड लिखेंगे सारे कंट्रोलर का। उसमें जो जो चीज़ें एक एक फिर हम उसको मतलब देख लेंगे कि वो कैसे काम करती है और क्या क्या सिंटैक्स लिखा जा सकता है। इसके बाद ये कहता है रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। एक्शन में हम एक्शन का नाम लिखते हैं, तो इसने नेम ऑफ इंडेक्स लिखा। अब नेम ऑफ इंडेक्स लिखने के पीछे भी यही लॉजिक है कि यहाँ पे तो इसका नाम जो है वो डिलीट कन्फर्म्ड है, लेकिन एक्शन का नाम जो है एक्चुअली वो डिलीट ही है। यानी यूआरएल के थ्रू जब कॉल होगा तो डिलीट्स के साथ कॉल होगा, यहाँ फाइल में डिलीट कन्फर्म के नाम से रखा जाएगा। इसी तरह जब आप रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन में इंडेक्स देते हैं और इंडेक्स के ऊपर भी आपने एक्शन नेम कुछ और लिखा होता है, एक्शन नेम मिसाल के तौर पे आपने लिखा हुआ है कैटेगरी कंट्रोलर हो गया, तो स्लैश इंडेक्स के बजाय आप स्लैश ऑल कैटेगरीज लिख देते हैं, तो यहाँ नेम ऑफ इंडेक्स में वो ऑल कैटेगरीज भेजेगा अगर आप एक्शन नेम लगाते हैं। इसके व्यू पे गए, राइट क्लिक गो टू व्यू। तो ये देखिए एक सिंपल व्यू बना हुआ है, उसमें इसने रो यूज़ किया। कोल MD2 में उसने बताया नेम क्या है, 10 में उसने उसका नाम दिखाया, फिर SM यानी स्मॉल स्क्रीन, उसमें डिस्क्रिप्शन का टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो भी दी होगी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये कि तो नॉर्मल से भी उसका खुद आप चेंज कर लें जिस तरह करना चाहें। और एंड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक क्लास गलत डली हुई है। हाँ बाकी ठीक है, लेकिन शायद कहीं और भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, नहीं और नहीं है, बस ये आखिरी पे इसने गलत डाल दी थी। ये देखिए यहाँ एक जस्ट एक फॉर्म बना हुआ है और उसका एक्शन डिलीट पे जाएगा, वो ASP एक्शन डिलीट, और उसमें एक हिडन रखी हुई है टाइप ASP फॉर आईडी। ये जितने भी ASP फॉर आ रहा है ये सारे हम प्रोडक्ट में खुद बनाएंगे, पूरा व्यू खुद बनाएंगे, फिर इन सब के में ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। और ये फिर एक सबमिट का बटन रखा, बैक टू लिस्ट का रखा कि लिस्ट पे जाना चाहते हैं डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट तो ऑलरेडी हो रहा है। अब डिलीट का जो एक्शन बटन है वो कहाँ पे देना हमने, वो अगर व्यूज़ में हम जाते हैं
कैटेगरी में इंडेक्स पे जाते हैं तो यहाँ डिलीट का बटन होगा, यहाँ पे देखें वो डिलीट पे लेके जाएगा। ये जो ASP एक्शन है वो डिलीट है, और आपने ASP कंट्रोलर नहीं दिया हुआ तो इसमें मुराद है डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर वही होगा जिसके अंदर आप अभी मौजूद हैं, यानी कैटेगरी वाले कंट्रोलर में है तो ये कैटेगरी ही कंसिडर करेगा। अब ये जो ASP एक्शन है और ASP कंट्रोलर अगर इसके अंदर मौजूद हो, मैं एक बना लेता हूँ ASP एक्शन एक्शन 1, ASP कंट्रोलर एक्शन 2, और इसी तरह ASP राउट के बाद कोई भी है XYZ, ठीक है, ID इसने लिख दिया है तो मैं कहता हूँ ID1। अब ये इसके केस जो A के अंदर href डालेगा वो किस तरह की होगी, वो पहले कंट्रोलर अगर आपने दिए हो तो आप वाला उठाएगा, नहीं तो जिस कंट्रोलर में आप मौजूद हैं वो उठाएगा। तो मैंने कंट्रोलर दिया हुआ है, यहाँ कंट्रोलर का नाम लिखना होता है, कंट्रोलर 1 कर दें इसको, तो ये इसको बनाएगा href में कंट्रोलर 1 स्लैश, और दूसरा उसके अंदर एक्शन आ रहा है एक्शन 1। अब आईडी है तो थर्ड पैरामीटर आईडी होता है, तो ID1 ऐसे ही लिख देगा इसके अंदर। अगर ये आईडी के बजाय यहाँ कुछ और होता है, मिसाल के तौर पे नेम होता, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू ID1 ऐसे कर देता। खैर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट फिर हम डिटेल में देखेंगे प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर में। रन किया, स्लैश कैटेगरी, ये मेरे पास कैटेगरी आ गई। मैंने एक क्रिएट न्यू कैटेगरी बनाई, इसको मैंने टेस्टिंग कैटेगरी का नाम दिया, फिर डिस्क्रिप्शन दी और क्रिएट कर दी। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट। तो ये इसने एक दफ़ा मुझे दिखा दे कि ये नेम है, ये डिस्क्रिप्शन है, लोगो यूआरएल में यहाँ यूआरएल दिखा रहा होगा। आप यहाँ पे यूआरएल की जगह इमेज का टैग लगा लें जैसे हमने इंडेक्स वाले पेज पे लगाया। तो यहाँ पे आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट कर देगा। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट के साथ मल्टीपल इमेजेस अपलोड करने हैं और उसका अपडेट डिलीट वगैरह नॉर्मल तरीके से करना है। फिर हम एजेक्स बेस भी उसमें कुछ चीज़ें कर लेंगे और व्यूजेस को भी थोड़ा सा देख लें क्या ज़रूरत पड़ी उसमें। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के मॉडल को देख लेते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट का मॉडल है वो कंप्लीट है, उसमें चीज़ें हैं या नहीं है। प्रोडक्ट, ठीक है, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस और इमेज स्लाइडर के नाम से भी उसके अंदर हमने रखा हुआ है। इमेज स्लाइडर में जाते हैं तो किस प्रोडक्ट के रिलेटेड स्लाइडर है स्टार्टिंग एंड टाइम और प्रोडक्ट की आईडी बता दी, आगे ऑप्शनल, ठीक है। ये यानी कि हम किसी प्रोडक्ट को स्लाइडर के अंदर दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए, वैसे स्लाइडर स्टैंड अलोन होगा लेकिन प्रोडक्ट के इमेजेस को भी दिखाएगा। ठीक है, इसमें जितनी चीज़ें हैं फ़िलहाल हमारे लिए काफ़ी हैं। अब हम इसके लिए कंट्रोलर बनाते हैं यहाँ पे, और एम्प्टी कंट्रोलर बनाएंगे। यहाँ पे एम्प्टी कंट्रोलर, प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास एम्प्टी कंट्रोलर बन गया। सबसे पहले इसमें हमने डेटाबेस का कनेक्शन लाना है। डेटाबेस का कनेक्शन लाने के लिए यहाँ पे हम प्राइवेट में एक वेरिएबल बनाएंगे। प्राइवेट प्राइवेट इसलिए बना रहे हैं कि इसका स्कोप कंट्रोलर के बाहर नहीं चाहिए होगा। अच्छा, ये तो इसने प्रोडक्ट्स को कर दिया, ये तो क्लास बना दी, क्लास की तरह इसका
SFX में कंट्रोलर ख़त्म कर दिया इसने। मैं दोबारा इसको ऐड करता हूँ यहाँ से, कंट्रोलर एम्प्टी कंट्रोलर। ये मैंने अभी स्टूडियो का नया वर्जन किया है, इसमें थोड़ा सा है, तो ये आपने कंट्रोलर यहाँ से ख़त्म नहीं करना, यहाँ आपने खुद लिखना है प्रोडक्ट्स कंट्रोलर। अब देखें यहाँ पे आप प्राइवेट में बनाएं, रीड ओनली भी बना लें बेशक। प्राइवेट का मतलब प्रोडक्ट्स कंट्रोलर के बाहर यूज़ नहीं होगा। रीड ओनली के मतलब इसको बार बार वैल्यू नहीं मिलेगी, बस एक दफ़े ही वैल्यू मिलेगी। ऐप डी बी कॉन्टेक्स, नाम इसका रखा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। देखें ये इनिशलाइज नहीं हुआ, इसको वैल्यू नहीं मिली। वैल्यू कहाँ से मिलेगी? मैं यहाँ पब्लिक प्रोडक्ट्स कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया कि जब प्रोडक्ट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनने लगेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर में मैं ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट मांग लेता हूँ उससे कि मुझे ये कॉन्टेक्स्ट दे दें या डी बी दे दें, जो मर्ज़ी इसका नाम आप कहें। तो ये अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट से उठा के अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट को वैल्यू दे दूँगा। ये सर्विस के थ्रू जब भी हमें इसका मतलब जो जो भी MVC की टेक्निक है उसमें जो कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा, जिस कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट जानी है, वो जब भी ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो खुद इसमें ना हमें एफडीबी कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट करके देगा, क्योंकि हमने इसमें से डिमांड किया हुआ। तो यहाँ जितनी चीज़ें भी हम डिमांड कर ले वो उनके ऑब्जेक्ट खुद बना के हमें दिया करेगा। और वो ऑब्जेक्ट किन किन चीज़ों के दे सकता है, जो चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की होंगी। स्टार्टअप फाइल में अगर आप जाए तो ये देखें सर्विसेज में आपके पास यहाँ पे ये ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट एडेड है। इसके अलावा भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, इसको हम डिपेंडेंस इंजेक्शन कहते हैं। इस पर एक तफसीली लेक्चर बाद में होगा इंशाल्लाह। अब सबसे पहले मैं ये भी ख़त्म कर देता हूँ, मैं क्रिएट क्या बनाता हूँ यहाँ पे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट रिटर्न व्यू। मैंने सिंपल एक क्रिएट का मेथड बनाया, रिटर्न व्यू किया, इसके ऊपर राइट क्लिक की, ऐड व्यू किया, और व्यू भी मैं एम्प्टी वाला ऐड कर रहा हूँ, रेजर व्यू एम्प्टी ऐड। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इंडेक्स डॉट सी एस एच टेबल कह रहे हैं आप। इसका कुछ थोड़ा सा इशू है इसका, इसको एम्प्टी के बजाय ना रेजर व्यू ऐड करें, रेजर व्यू, और यहाँ पे एम्प्टी चूज़ करें। वहाँ आप जब एम्प्टी यूज़ करते हैं वो इस कंट्रोलर के अंदर ही बना देगा, जिस कंट्रोलर के अंदर आप ऐड कर रहे हैं उसका नाम भी नहीं उठा रहा होता। यहाँ देखें मैंने किया तो इसने व्यू नेम भी उठा लिया, और यहाँ पे एम्प्टी ये वाला चूज़ करेंगे, यूज़ लेआउट टिक लगी रहने दें और ऐड कर दें। ये हमारे पास एक बिल्कुल एम्प्टी ब्लैंक, इसमें कुछ चीज़ भी नहीं है, वो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाना है। सबसे पहले ये कि मैं इसको स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाऊंगा, मतलब किसी मॉडल मॉडल के साथ बाइंड रखूंगा कि इस पे अंदर इस तरह के मॉडल का डाटा आएगा। वो मेरे पास प्रोडक्ट का मॉडल है, तो यहाँ @ मॉडल प्रोडक्ट, ये स्ट्रांगली टाइप बन गया। नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये H1 लगाया हुआ है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म। अब फॉर्म की कुछ क्लासेस होती हैं, क्लास फॉर्म हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हमें थीम से लेना पड़ता है कि मतलब किस तरह की है। अगर यहाँ से मैं जाता हूँ तो ये मेरे पास कॉक एडमिन पड़ी हुई है, और इसमें मैं कोई पेज ओपन कर लेता हूँ इसका, और यहाँ से देख लेता हूँ कि उस फॉर्म किधर है। ये बेसिक फॉर्म है, ये देख लें बटन वगैरह इस तरह नज़र आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स इस तरह नज़र आएंगे। यहाँ से आप देख लें, यहाँ आपको जो भी फॉर्म पसंद है, बाज़ यहाँ पे मटेरियल फॉर्म भी अवेलेबल होते हैं, वो अगर आपको अच्छे लगें तो वो यूज़ कर लें। बहरहाल जो है ना,
ये देखिए ये एक ग्रुप बनाता है इस तरह, उसके अंदर ये फॉर्म बनाता है। ठीक है, तो ये इनपुट पासवर्ड के नाम से इसने बनाया हुआ है। मैं इस पे वीपी सोर्स करता हूँ और ये देखिए ये एक हमारे पास ये आ रहा है, ये जिसमें वो एक चीज़ ले रहा है, मतलब एक एरिया बनाया उसने। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देता हूँ बल्कि। सेव किया। अब देखें कि मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट मिली है। यहाँ स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश क्रिएट, कंट्रोल F5 किया। अच्छा, ये दोबारा इसके अंदर फॉर्म बना रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये फॉर्म मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, मेरे तो बस एक ही फॉर्म होगा ये इस तरह हमें शो होगा। अब मैं देखता हूँ लेफ़्ट पे ये स्पेस काफ़ी है, मैं यहाँ नहीं रखना चाहता, या फिर इसको मैं कॉल LG12 के बजाय 6 कर देता हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब ये जो इनपुट है ये बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि ये भी स्पेस है, आगे भी स्पेस है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारे पास है, ये देखिए इसमें फुल ले रहा है विड्थ। इसके बाद हमारे पास ये जो है यहाँ पे आ रहा है 6 आ रहा है, मैं इसको भी 12 भी कर देता हूँ। अब देखिए, अब ठीक है। तो यहाँ इनपुट पासवर्ड के नाम से है, मैं सबसे ऊपर तो उसकी मैं एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये मल्टीपल सेक्शन बनाता हूँ, एक में प्रोडक्ट का डाटा, एक में प्रोडक्ट इमेजेस का डाटा, इस तरह अलग अलग करके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये तो मेन है, और उसके अंदर ये एक ग्रुप है पूरा। इस ग्रुप को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, नीचे पेस्ट करता हूँ, दूसरा ग्रुप बना लिया। वो चेक कर लेता हूँ कि दोनों ग्रुप अलग अलग शो होते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता इनमें। ये आप सिंपल बना लें तो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए दो अलग अलग हो गए हैं, सिर्फ बीच में स्पेस नहीं है। और उसके लिए मैं देख लेता हूँ, मैं मार्जिन लगा लेता हूँ। बाज़ वक़्त क्लासेस बनी होती हैं MT 0 10 कर लें, MT 02 कर लें। ये 2 में कुछ 15 पिक्सल का लगाएगा या इतना कोई मार्जिन इसमें ऐड कर देगा, अगर ये बूटस्ट्रैप 4 हुआ तो। नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप अपनी क्लास बना लें फिर ज़्यादा बेहतर है। उसमें यहाँ आपने कस्टम शायद रखी भी हो, डब्ल्यू रूट में, CSS में, थीम्स में, कॉर्क में, बूटस्ट्रैप में, CSS में बूटस्ट्रैप पड़ी हुई है। अच्छा, शायद हमने अभी कस्टम ऐड नहीं रखी, एसेट्स में, CSS में ये कस्टम पड़ी हुई है हमने, जो जिसमें हमने अपना कोड लिखना था। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं कि MT20 का मतलब होगा मार्जिन टॉप 20 px। बस आप इसमें MT20 ऐड कर लें। ये अभी भी इसने ऐड नहीं किया, कंट्रोल F5 करें, क्योंकि CSS शायद या तो ऐड नहीं है या फिर वो कैशे हो गई है। चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, कस्टम डॉट CSS MT20 मार्जिन टॉप। ठीक है, आ रही है CSS, लेकिन अभी अप्लाई नहीं हुई। मैं चेक कर लेता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ।
अच्छा, इसके साथ ऐड करनी है, हमने किसी और चीज़ के साथ ऐड कर, ये जो क्लासेस लगी हुई हैं इन क्लासेस के साथ ऐड होगी। ये पहला है और ये दूसरा है, तो वो हम बीच में कहीं ऐड कर दी थी। MT20 20, ये गलत जगह पे ऐड कर दी। ये आपने यहाँ पे ऐड करनी है। देखिए पहला ये है सेक्शन और दूसरे सेक्शन के बाद हमने यहाँ पे ऐड करनी है। अब चेक करें, ये देखिए एक गैप ही आ गया। और ये MT20 की जगह MT-2 लगाएं, जो बूटस्ट्रैप ने खुद दिया हुआ था। तो ये देखिए वो भी अप्लाई हो रहा है, पहले हमने वो गलत जगह पे अप्लाई किया था। तो MT-3 करेंगे तो इतना गैप आ जाएगा, और इसमें 5 करेंगे तो आप एक मुनासिब गैप आ जाएगा। ये देखिए ठीक है, 5 अगर ज़्यादा है तो आप 3 या 2 यूज़ कर लें। मैं इसको 3 कर देता हूँ, MT-3। और ये जो कस्टम क्लास बनाई है इसकी भी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास यूज़ कर ली मैंने। अच्छा, सबसे पहले ये कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डाटा, प्रोडक्ट का जो डाटा लेना है मैंने यूज़र से। ठीक है, ये देखें मेरे पास फॉर्म कंट्रोल बने हुए हैं ये सारे। ये आप देखें रो बनी है, रो में फिर कॉल एक्सेस LG12 बना हुआ है। अगर मैं ये सारा फॉर्म ग्रुप उठा के कॉलम को भी स्किप कर दूँ, रो को भी स्किप कर दूँ, तो मैं फिर उस 12 वाले में ही आ जाऊँगा डायरेक्ट। तो अब देखिए मैंने ये जो चेंज किया, मेरे ख्याल में इसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा डिव, 2 डिव्स जो है उनका कोड एक्स्ट्रा था वो निकल गया। ये सेम आउटपुट है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट, और कोड के अंदर जो चीज़ दे रहा है वो रेड दिखा रहा होता है, तो चले मैं प्रोडक्ट नेम ऐसे दे दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, लेबल फॉर की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा ASP फॉर। ASP फॉर का मतलब होता है ये मॉडल के साथ बाउंडेड होगी। अब मॉडल में मेरे पास सबसे पहले जो है वो इसका नेम है, तो यहाँ सजेशन में बाज़ औक़ात नहीं बता रहा होता, ये ख़त्म करें। आप देखें इसको ASP फॉर, हाँ अब ये बता रहा है। तो ये कैटेगरी बता रहा है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का टाइटल है, नेम नहीं है बल्कि प्रोडक्ट का टाइटल हमने लिखा था। तो यहाँ पे भी मैं टाइटल लिख देता हूँ। अब इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये जो ASP फार होता है, ये टाइटल, ये एज इट इज़ यहाँ पे भी आ जाएगा अगर आप नहीं लिखते तो। अगर आप अपनी मर्ज़ी के लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखते तो जो आप लिखेंगे यहाँ पे वो भी वही आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और दूसरी जगह टाइटल पे F12 प्रेस करें तो यहाँ आप डिस्प्ले के एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं, डिस्प्ले, और डिस्प्ले में टाइटल इज इक्वल टू, आप इसको बता दें टाइटल, डिस्प्ले में मेरे टाइटल नहीं एज इट इज़ लिखें, नेम इज इक्वल टू, सॉरी, डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम आपने लगा दिया टाइटल, अब ये उसकी जगह टाइटल दिखाएगा, लेकिन ये तो है ही टाइटल, ये तो बाई डिफ़ॉल्ट वैसा आएगा। मोस्टली हमें टाइटल के डिस्प्ले नेम की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है जहाँ पर बस 2 वर्ड्स इकट्ठे लिखे होते हैं, जैसे ये डिस्काउंटेड प्राइस, तो मैं यहाँ पे डिस्काउंटेड अलग लिखना चाहता हूँ, प्राइस अलग लिखना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जहाँ भी इसको यूज़ किया जाए इसके अगेंस्ट डिस्प्ले नेम ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी हम देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके। ये तो एक इसने पैराग्राफ रखा हुआ है, आप रखें ना रखें आपकी मर्ज़ी। एक लेबल लगाया हुआ टाइटल का, उसमें एक इनपुट रखी है, फिर एक सबमिट का बटन है। सबमिट का बटन तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कि वो तो मुझे एंड पे एक ही चाहिए होगा। इसके बाद जो ये इसने रखा हुआ, इसकी क्लास देखने को, क्लासेस वगैरह तो नहीं लगाई हुई इसने, इसने क्लास फॉर्म कंट्रोल लगाई है और कोई ख़ास क्लास नहीं लगाई। तो ये सारा ख़त्म कर दें बेशक। इनपुट, अब ASP फॉर, ये किसके लिए होगी, टाइटल के लिए होगी। ऊपर जो था लेबल फॉर था, लेबल जो आपके पास ये आ रहा होता है, ये टेक्स्ट इनपुट पासवर्ड, ये आपका लेबल हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे, अच्छा नहीं क्लिक पे यहाँ पे नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में वो शायद दिया वो ठीक नहीं। बहरहाल एक एक पैराग्राफ है और एक जो है लेबल है। तो ये देखिए ऊपर ये मेरे ख्याल में इसमें पैराग्राफ रखा हुआ है, ये लेबल रखा हुआ, तो पैराग्राफ हम एक ही रखेंगे एक दफ़ा, और लेबल हम बार बार यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इसमें इनपुट्स आएंगे। तो यहाँ पे
इसको ऊपर ले जाए, एयर कह दें। मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुझे आउटपुट कैसे देगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ रखना है। वैसे आमतौर पर फार्म ग्रुप में तीन चीज़ें होती हैं, एक टाइटल होता है, एक इनपुट होती है, और एक इसका वैलिडेशन मैसेज के लिए एक स्पैन हम रखते हैं। क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप स्पैन लगाएं, उस पर ASP वैलिडेशन फॉर टाइटल, ये तीन चीज़ें आपने रखनी होती है, ठीक है। और ये क्लास SR ओनली ये लगी रहे तो कोई मसला नहीं, ना निकालना चाहे तो निकाल दें। ये है कि लेबल कंट्रोल लेबल, ये वो बूटस्ट्रैप की क्लास कंट्रोल लेबल भी होती है जो लगाते हैं, लेकिन यहाँ जो थीम में यूज़ हो रही है आपने वो यूज़ करनी है। तो मैंने एक लेबल रखा, एक इनपुट रखा टाइटल के लिए, और एक स्पैन रखा टाइटल के लिए, जिसमें टाइटल से रिलेटेड एरर शो होगा। हाँ, ये प्लेस होल्डर भी हम लगा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ये प्रोडक्ट डाटा आ रहा है, प्रोडक्ट टाइटल हेयर, ठीक है। प्रोडक्ट डाटा एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास, ऊपर जो हमने लिखा प्रोडक्ट टाइटल हेयर, तो ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। और मेरे में जो हमने लेबल लगाया वो ये शो कर ही नहीं रहा। इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ये पैराग्राफ शो कर रहा है, ये जो लेबल है ये शो नहीं कर रहा। इसकी क्लास ख़त्म करते हैं, फिर ये अब शो कर रहा है, ठीक है। एस और ओनली लगी हुई क्लास। तो ये देखिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये टाइटल पे फोकस करता है ये। तो उसके लिए दो काम हो सकते हैं, ये जो पी है ये हम यूज़ ही ना करें, इसकी जगह हम लेबल यूज़ कर लें, लेबल, और देख लें कि ये कैसा नज़र आता है। ये आ गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ फोकस होना चाहिए। उसके लिए हम सिर्फ क्या क्लिक करें, एक तो लेबल को मैं फॉर्म ग्रुप के अंदर ले आता हूँ ऐसे, ठीक है। और ये देखें लेबल, यहाँ पे ASP फॉर टाइटल, ठीक है। बाकी आप कुछ भी ना डालें। तो ये देखें, ये इसके अंदर ना आपने खुद लिखा हुआ है प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो इस तरह वो रेड और ब्लैक दो कलर यूज़ करेगा, जिस तरह डिफ़ॉल्ट थीम में हो रहा है। अदरवाइज आप ब्लैक छोड़ दे तो उस तरह टाइटल ऐसे ही लिख देगा जैसे आपको पसंद है। ये प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, यहाँ पे भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कह देता हूँ, ये वैलिडेशन मैसेज भी डिस्क्रिप्शन के लिए। अब यहाँ पे इनपुट के बजाय मैं टेक्स्ट एरिया यूज़ करूँगा जिसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट रहेगा, बाकी सारा वैसा ही होगा। ASP फॉर डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास प्राइस है और डिस्काउंटेड प्राइस है। अब प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस, ये डिस्काउंटेड प्राइस, यहाँ पे प्राइस, इसको प्रोडक्ट प्राइस, 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 और ये टेक्स्ट एरिया नहीं होगा बल्कि ये इनपुट होगी और सेल्फ क्लोजिंग होगी, यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। इसी तरह ये प्राइस है तो इसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस है, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये हो गया डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस, अब देखें, एक तो ये इनपुट पासवर्ड वाला ख़त्म कर दें यहाँ से, इस बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ये देख लें, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हाफ ऑफ आए ना, ये बहुत बड़े आ रहे हैं, प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होगी लंबी के, इतने बड़े बड़े बॉक्स हैं। तो यहाँ पे जो ये चीज़ लगी हुई है मैं इन दोनों को एक में ले जाता हूँ, यहाँ पे एक रो बना लेता हूँ, एक क्लास इक्वल रो, और रो के अंदर कॉल MD6, दो कॉल MD6 बना लेता हूँ,
पहले 6 में प्राइस वाला आ जाएगा, अगले 6 में डिस्काउंटेड प्राइस वाला आ जाएगा। अब देखें ये आ गया प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की इमेजेस हैं। पहले कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, और फिर उसके बाद इमेजेस है। कैटेगरी, अब हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, व्यू बैग में रख के लाते हैं और अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ ये होता है कि आप व्यू के ऊपर बना लें। अब यहाँ पे वही डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमें काम आ सकता है। एक तो तरीका ये है, हम कंट्रोलर के अंदर लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को व्यू बैग में रख के यहाँ ले आएँ और यूज़ करें। वो गेट वाले मेथड में करेंगे तो फिर पोस्ट वाले मेथड में जब हमारा फॉर्म पोस्ट होके जाएगा और कोई एरर होगा और वापस आएगा तो पोस्ट वाले मेथड में भी हमें दोबारा रख के लिस्ट को भेजना पड़ेगा, क्योंकि पहले गेट वाला मेथड कॉल हुआ तो उसने गेट वाले मेथड से, यानी कि यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये गेट वाला मेथड है। इसके साथ हम पोस्ट वाला मेथड बनाएंगे नीचे, इसके ऊपर एक एनोटेशन टैग लगेंगे कि HTTP पोस्ट है, और दूसरा यहाँ पे बताएंगे कि इसके अंदर हमें प्रोडक्ट का इमेज मिलेगा, प्रोडक्ट का मॉडल मिलेगा। तो पहले ये मेथड कॉल हुआ तो यहाँ हमें कोड करना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट से हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे जो व्यू को भेजेंगे, और जब हमारा व्यू पोस्ट होकर इस पे आया करेगा और यहाँ पे मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होगी, मतलब प्रोडक्ट का डाटा सारा प्रॉपर एंटर नहीं हुआ, हम डाटाबेस में सेव नहीं कर सकते, हमें ये वापस भेजना पड़ेगा। वापस भेजने के लिए हमें यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए जो कोड ऊपर लिखा था यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसे करें, इसका फोल्ड में तो वैसे ही कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी बनाने के अलग अलग तरीके हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने बार बार यूज़ करनी है तो आप एक कंट्रोलर बना लें, उसके अंदर जो है आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें और उसको जहाँ आपकी ज़रूरत हो आप यूज़ कर लें सिंगल टन के ज़रिए। और एक ये कि आप डेटाबेस का कनेक्शन यहीं पे गेट कर लें और यहाँ पे आप खुद बना लें। फ़िलहाल मैं डेटाबेस का कनेक्शन गेट करता हूँ, बाद में हम सिंगल टन वाले तरीके से काम करेंगे। उसके लिए हम जैसे हम कंट्रोलर के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन लेना चाहें तो हम यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं FTP कॉन्टेक्स्ट को। अब यही FTP कॉन्टेक्स्ट होगा, लेकिन यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर बन नहीं सकता, ये तो हमारे पास व्यू है, व्यू का कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनता। तो यहाँ पर हमारे पास इंजेक्ट की कमांड है, इंजेक्ट और आगे वही आप चीज़ लिखें FTP कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप इसका नाम में अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, एक ऑब्जेक्ट बनाए उसको वैल्यू दें, यहाँ डायरेक्ट जो है ना कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे लिस्ट चाहिए कैटेगरीज की, कैटेगरी की लिस्ट में मुझे उसकी आईडी चाहिए और उसका नाम चाहिए कैटेगरी का। अब है त्योहार, कैटेगरी लिस्ट इज इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट। ये टू लिस्ट करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज ना कैटेगरी की, पेरेंट आईडी और हर चीज़ आ जाएगी। मुझे सिर्फ कैटेगरी का नेम चाहिए, तो नेम के लिए मैं क्या करूँगा, डॉट सेलेक्ट, इसमें से ना स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। जब आप सिलेक्ट नहीं लगाते तो उसके मतलब होता है आप लिखते हैं सिलेक्ट डायरेक्ट, और जब आप सिलेक्ट लगाते हैं तो जो आप लगा रहे हैं वो आएगा। एम गोज टू न्यू, मैं एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कि मैं जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ लेना चाह रहा हूँ उनकी क्लास नहीं बनी हुई। अगर क्लास बनी होती तो मैं यहाँ क्लास का नाम लिखता यहाँ पे, और उस क्लास से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ मुझे यहाँ पे एक्सेस होती। अब मैं ओपन यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि अनोनिमस ऑब्जेक्ट है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ मैं आईडी लिखूँगा, आईडी इज इक्वल टू एम डॉट आईडी, और नेम इज इक्वल टू एम डॉट नेम, कैटेगरी का नेम। अब जब मैं इसमें लिख रहा हूँ कि मुझे आईडी के नाम से चाहिए प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू भी आईडी से आएगी, तो मुझे आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें कहता हूँ एम डॉट आईडी सेलेक्ट कर लें तो भी ठीक है। इस तरह नेम है तो एम डॉट नेम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। लेकिन अब नेम में ना मैं इसका पेरेंट का नाम भी इंक्लूड कराना चाहता हूँ अगर मौजूद है तो यहाँ पे देखें नेम इज इक्वल टू नेम आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि नेम की वैल्यू आनी चाहिए एम डॉट नेम प्लस एक स्पेस आ जाए प्लस एम डॉट पेरेंट डॉट नेम, ठीक है, और बीच में एक डैश आ जाए।
अब कुछ का पेरेंट होगा, कुछ का नहीं होगा, तो डैश तो हर एक के साथ आ रही होगी। अब जिसमें पेरेंट का नाम आ रहा होगा आ जाएगा, जिसमें नहीं आ रहा होगा नहीं आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ कि एम डॉट पेरेंट, चलिए अभी उठा नहीं रहा, ठहरे, एम डॉट पेरेंट डॉट पेरेंट नॉट इक्वल टू नल, पेरेंट आईडी नॉट इक्वल टू नल, यानी इसके कोई ना कोई पेरेंट है। अगर पेरेंट है तो फिर आप क्या करें कि ये ब्रैकेट लगाएं, अपना एक हाइफन साइन लगाएं, फिर पेरेंट का नाम लिखते हैं, और एल्स दूसरी सूरत में आप कुछ भी इसके साथ ऐड ना करें। तो ये हमारे पास इसके पेरेंट का नाम भी इंक्लूडेड आ जाएगा। ये टू लिस्ट हो गया, ये हमारे पास कैटेगरीज की लिस्ट आ गई। अब यहाँ मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ सिंपल, इसको कॉपी करता हूँ ग्रुप को, ये आ गया। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कैटेगरी आईडी, उसके लिए अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे भी कैटेगरी आईडी, यहाँ पे भी कैटेगरी आईडी। लेकिन यहाँ पे मुझे इनपुट नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, जितनी भी कैटेगरीज क्रिएट हो चुकी हैं उनकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। सिलेक्ट लिस्ट लगानी बनाई, उसमें ASP फॉर दिया, ASP फॉर, ये किसके लिए होगी, ये कैटेगरी आईडी के लिए होगी। क्लास दी फॉर्म कंट्रोल की, आमतौर पे देते हैं ना, आप ना भी दें क्योंकि थीम में नहीं दी हुई तो आप बेशक ना दें, लेकिन मोस्टली थीम्स फॉर्म कंट्रोल को यूज़ कर रही होती है क्योंकि बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट क्लास है फॉर्म कंट्रोल। हाँ बल्कि यहाँ पे भी देखें यूज़ हो रही है फॉर्म कंट्रोल, सबके साथ यूज़ हो रही है, तो यहाँ भी मैं फॉर्म कंट्रोल यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मुझे इसके अंदर एटम चाहिए, एटम भी इंजेक्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। उसके अंदर एक ये होता है कि ASP एटम्स, आप एटम्स में जैसे यार आपके पास कैटेगरी लिस्ट ऐसे दे दें, ठीक है। हाँ लेकिन इस तरह देने के बजाय ना, अब यहाँ दें फॉर ईच का लूप लगाएं, फॉर ईच डबल टैप वार एटम इन कैटेगरी लिस्ट, ये आपके पास एक एक एटम आ जाएगा। आप यहाँ पे एटम दिखा दें, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू @atom.id और @atom.name, नेम यहाँ दिखाना, वैल्यू दिखा देंगे। इसी को अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ ग्रुप को दोबारा और नीचे बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ASP आइटम्स के अंदर इसको देता हूँ, तो देखें वहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देता, और यहाँ मैं देता हूँ ASP आइटम्स कैटेगरी लिस्ट। अब देखें मेरे में सेव नहीं हुआ। अच्छा ये देखिए, एक तो ये एरर दे रहा है ना कि हम इस केस के लिए हमें फिर सिलेक्ट लिस्ट की ज़रूरत होगी। सिलेक्ट लिस्ट क्या होती है, अगर आप एटम के अंदर डायरेक्ट देना चाहते हैं तो ये कैटेगरीज लिस्ट है, और यहाँ पे मैं यही दोबारा बना लेता हूँ, और यहाँ मैं इसको कहता हूँ कैटेगरी सेलेक्ट लिस्ट, और जो ऊपर से मैंने लिया वहाँ पे लिखूँ न्यू सेलेक्ट लिस्ट। सेलेक्ट लिस्ट यहाँ आपसे पूछ रहे कि मुझे आई न्यूमेरेबल बताएं एटम्स, वही एटम तो मैंने ये कैटेगरी लिस्ट के अंदर ली हुई है पहले ही, ठीक है। और इसके बाद जो है सिलेक्टेड वैल्यू बताएं कि कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करना, फिलहाल मैं सिलेक्टेड वैल्यू नहीं बताता, ऐसे ही बताता हूँ। और ये कैटेगरी लिस्ट जो बन गई यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे ASP आइटम्स को ये लिस्ट दे देता हूँ। अब रिफ्रेश करें, ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया, इसमें शो नहीं कर रहा ऊपर वाले में, ठीक है। और नीचे वाले में ID इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू ब्लैंक शो कर रहा है, तो मतलब नेम यहाँ पे आया नहीं था, ठीक है, वहाँ भी उसने दिखाया दोनों जगह।
अच्छा, ये एम डॉट नेम प्लस प्लस लगाने से पहले यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ और एंड तक, कि नेम तो लाजमी आए ना। उसके बाद अगर पेरेंट नल नहीं है तो पेरेंट भी आ जाए अदरवाइज कुछ भी ना। तो ये ठीक हो गया। अब देखें, अब एक प्रॉब्लम है इसका, जो ये इसने जेसन की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे डाटा सीरियलाइज ऑब्जेक्ट की तरह। ये देखिए, टेस्ट कैटेगरी अपने मैंने टेस्ट आ रही है यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, ये देखे तो ये हमारे पास ID 1 नेम इज इक्वल टू टेस्ट ऐसे आ रहा है। यहाँ हमें बताना होगा इसको कि इसकी वैल्यू फील्ड कौन सी होगी और डाटा फील्ड कौन सी होगी। तो यहाँ पे आप कॉमा लगाएं। तो अब देखें, ये एक तो आ रहा है कि सिलेक्टेड वैल्यू मुझे बताया ना, आप सिलेक्टेड वैल्यू नहीं बता रहे। दूसरे नंबर पे कह रहा है डाटा वैल्यू फील्ड और डाटा टेक्स्ट फील्ड बता दें। तो वैल्यू फील्ड होगी ID और टेक्स्ट फील्ड होगी नेम। आप रिफ्रेश करें, अब ऊपर नीचे दोनों एक जैसे हो जाएंगे। आप जो यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें, अपना लूप लगा के दिखाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, और सिलेक्ट लिस्ट वाले से दिखाना चाहें SP आइटम्स, उसमें आपकी मर्ज़ी। देखिए दोनों सेम हो गए। मैं ख़त्म कर देता हूँ और उससे रिलेटेड कोड भी कमेंट कर देता हूँ, ये मौजूद रहे, फिर आपको जो पसंद आए। कैटेगरी आ गई। कैटेगरी के बाद हमारे पास इमेजेस हैं। अब इमेजेस के लिए हम राइट साइड पे जो हमने जगह खाली रखी हुई है, यहाँ पे हम इमेजेस का सारा कुछ करते हैं, और सबमिट का बटन भी इसी इमेजेस के नीचे रखेंगे। ये हमने 6 बनाया हुआ है, और 6 का एक और बना लेते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे नीचे पेस्ट, और यहाँ पे हमने लिखा था ये पहला क्लोज करते हैं। दूसरा ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट डाटा, प्रोडक्ट इमेजेस। इमेजेस में यहाँ हम एक बटन लगाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो कि मल्टीपल इमेजेस हमने अपलोड करने हैं, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ इमेजेस है। तो यहाँ पे हम एक कंट्रोल रखेंगे जिसके थ्रू हम मल्टीपल इमेजेस लेके जाएंगे। तो पहले हमने आई फॉर्म फाइल रखा था, आई फॉर्म फाइल, जो एक सिंगल फाइल लेके जाता था। उसका नाम हमने, जैसे यहाँ पे इमेजेस है तो इमेजेस रखेंगे। लेकिन ये भी इमेजेस है, फिर इसका नाम हमें कुछ और रखना पड़ेगा। इमेजेस अपलोडर रख दें इसका नाम, आपकी मर्जी है, कोई भी नाम रख सकते हैं, इमेजेस अपलोडर। ठीक है, इमेजेस कंट्रोल रख लें कोई भी। तो ये आई फॉर्म फाइल की जगह आप लिस्ट ऑफ आई फॉर्म फाइल रखेंगे, एक से ज़्यादा हमने लेके जाने हैं। फिर जब भी आप आई फॉर्म का ऑब्जेक्ट किसी भी कंट्रोलर मॉडल के अंदर रखते हैं तो आप यहाँ नॉट मैप ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ ये भी डेटाबेस का एक पार्ट बन जाता है। और आई फॉर्म फाइल में आप जाएंगे तो वो एक इंटरफेस है, इंटरफेस को आप ऐड नहीं कर सकते। इसमें आपके पास जो एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट की क्लास आ रही है जिसमें आप तय कहते हैं कौन कौन से टेबल होंगे, वहाँ पे आप ये ऐड नहीं कर सकते इंटरफेस। तो इस वजह से हम इसके ऊपर नॉट मैप लगाएंगे कि ये डाटाबेस में जाएगा नहीं। क्यों? ये तो हम सिर्फ फॉर्म से उठाने के लिए इमेजेस को, और कंट्रोलर में आके हमें जब मिल जाएंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर सेव करवाएंगे। यार, मैं यहाँ पे आ गया। अब ये लेवल 4 हमारे पास आ गया, लिस्ट ऑफ जो था इमेजेस अपलोडर, प्रोडक्ट इमेजेस के नाम से कर लें, इमेजेस अपलोडर। और ये देखिए, ये आपके पास इनपुट, ये भी अब आ जाएगी इमेजेस अपलोडर के नाम से। इसके साथ ये मल्टीपल इमेजेस रिसीव करने की सलाहियत रखता है सर्वर साइड पे, लेकिन क्लाइंट साइड से ये सिर्फ एक इमेज अपलोड करने की इजाज़त देता है। अब इस इनपुट को हम कहते हैं कि ये हमें एक से ज़्यादा इमेजेस अपलोड करने दें, तो इसके अंदर मल्टीपल का आप एक एट्रीब्यूट डाल दें, मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल लिख दें, मल्टीपल खाली छोड़ दें, या सिर्फ मल्टीपल लिख दें तो भी ठीक है। ये अब हमें मल्टीपल इमेजेस अपलोड करने देगा। बाकी जितने भी ये एक्स्ट्रा आप रिमूव कर दें। एक और बनाएं फॉर्म कंट्रोल, उसके अंदर सबमिट का बटन लगाएं, और सबमिट के बटन में अगर कोई क्लास वगैरह ऐसी लगी हुई है तो देखना चाहते हैं तो यहाँ हमने ओपन किया था, वैसे चले मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, अगर बटन ठीक नज़र ना आया तो फिर देख लेंगे। अब ये लेबल नहीं लगाना हमें,
और ना ही हमें ये स्पैन रखने की ज़रूरत है। यहाँ हम सिर्फ इनपुट रखेंगे, क्लास इज इक्वल टू btn, btn इन्फो कर लें, ब्लू कलर का आ जाएगा, और टाइप इज इक्वल टू सबमिट। हाँ, यहाँ ऊपर अगर हम इसके साथ नहीं लिखते तो मिस कर दिया हमने, टाइप इज इक्वल टू फाइल, ये फाइल अपलोडेड होगा। आप देखें, रिफ्रेश करें। अच्छा, ये आ गया, लेकिन ये आमने सामने नहीं है, ये ऊपर नीचे आ गया, और इसके साथ फॉर्म कंट्रोल लगा हुआ है, तो ये इतनी बड़ी लाइन भी इसके साथ दिखा रहा है। ये वैसे मल्टीपल इमेजेस अपलोड करेगा। ये देखिए, कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप मल्टीपल अपलोड कर सकते हैं, और सबमिट का बटन भी ठीक आ गया। अब एक इशू है कि इसको अपने राइट साइड पे लेके जाना है। अच्छा, अब एक काम कहते हैं कि ये हमारे पास जो बॉक्स आ रहा है ना, ये बॉक्स इंटरनल, इसको हम कर लेते हैं, ये इसको हम 12 भी करते हैं, ये हमें फुल नज़र आए, और उसके अंदर जो है एक ये आ जाएगा और दूसरा ये नीचे वाला आ जाएगा। ये ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो पहला है, यहाँ पे हम एक रो बना लेते हैं। ये पहला बॉक्स रो के 6 में div क्लास इक्वल टू रो, और div क्लास इक्वल टू colmd6, पहले 6 में ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरा div क्लास इक्वल टू colmd6, दूसरे में ये आ जाएगा। अब चेक करें। खैर, इस पे अब मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा कि ये लेआउट तो जितना अच्छा आप मेहनत करेंगे बना लेंगे। असल चीज़ तो सर्वर साइड है कि ये सारा डाटा आपने लेके कैसे जाना है, प्रोडक्ट डेटाबेस में कैसे डालनी है, प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस हैं वो कैसे लेके जाने हैं। अब ये देखिए, एक चीज़ मैं लास्ट बता देता हूँ डिज़ाइन के हवाले से। ये क्रिएटिंग स्टार्ट से शुरू हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर से स्टार्ट हो, तो इसको भी आप colmd12 में रख लें। ये ऐसे ओपन पड़ा हुआ है, इसको आप क्लास ऐड कर दें इसके साथ, colmd12। अब आप देखें तो ये भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ये बराबर हो गया। अब ये हमारा फॉर्म रेडी है प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए विद मल्टीपल इमेजेस। हाँ, ये बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर ख़त्म करना है, तो इनपुट टाइप फाइल जो है उसका बॉर्डर ख़त्म कर दें, उसका फॉर्म कंट्रोल ख़त्म कर दें। बॉर्डर फॉर्म कंट्रोल की वजह से आ रहा है, ये ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब जब मैं यहाँ से जाऊँगा, गो टू कंट्रोलर करूँगा। अच्छा, मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं चाहता हूँ कि फॉर्म जो है वो, मतलब उसके अंदर कोई, जब सर्वर साइड से फॉर्म जनरेट हो तो एक टोकन चला जाए, और जब वापस आए तो वही टोकन वापस आए, ताकि फॉर्म जो है बाहर से कोई बंदा सबमिट ना कर सके। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंट्री फॉरग्री टोकन। बिकॉज फॉरग्री जो होता है, एक अटैक होता है जिसमें आपका फॉर्म बार बार फिल करके वो सेंड कर रहा होता है, और आपका सर्वर उसको एक्सेप्ट करके सेव करता जा रहा होता है। उससे बचने के लिए हम कहते हैं, वैसे हम वेब सिक्योरिटी में पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, एंटी फॉरग्री टोकन, एंटी फॉरग्री टोकन। अच्छा, ये ऑटो वैलिडेट एंटी फॉरग्री टोकन के नाम से शायद पहले ये सिर्फ था, एंटी फॉरग्री टोकन था। यहाँ से मैं देख लेता हूँ कैटेगरी में उसने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया होता है, जो ये खुद यूज़ करता है। हाँ, वैलिडेट एंटी फॉरग्री टोकन, ऑटो वैलिडेट नहीं, वैलिडेट एंटी फॉरग्री टोकन, प्रोडक्ट्स वाले कंट्रोलर में यहाँ पे हम लगाएंगे। वैलिडेट एंटी फॉरग्री टोकन। अब ये टोकन बनेगा कैसे? मैं व्यू पे जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करूँ क्रिएट पे, या यहाँ पे क्लिक करूँ, एक ही बात है, गेट हो या पोस्ट हो, दोनों के अगेंस्ट व्यू तो एक ही होगा।
तो मैं यहाँ क्लिक करूँ या वहाँ करूँ, एक ही बात है, गो टू व्यू किया। और यहाँ फॉर्म बन रहा है, फॉर्म के स्टार्ट में मैं कहीं भी यहाँ पे लिख दूँगा इनपुट HTML एंट्री फॉर गेट टोकन, ये रखूँगा, ये खुद इसके अंदर एंट्री फॉर गेट टोकन बना देगा। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें कैटेगरीज में क्रिएट वाला जो उसने हमें खुद इसको फोल्ड करके दिया, एक इसको फोल्ड कर दें तो आपको बहुत सारे उसके चीज़ें मिल जाएंगी कि वो कैसे काम करता है। तो या देखिए, एक हमने ये भी रखनी होती है, वैलिडेशन समरी रखनी होती है, जब हमारे एरर आते हैं तो वो इसके अंदर शो करवाता है जब सर्वर साइड से होके आता है। और रिक्वेस्ट फॉर गेट टोकन यहाँ इसने रखा हुआ नहीं है, मैं इसमें देख लेता हूँ, एडिट वाले में देख लेता हूँ, ये व्यू, हाँ यहाँ इसने नहीं रखा हुआ। बहरहाल उसको बनाती इसी तरह जैसे मैंने बताया। इसके लिए ये हम 12 आ रहे हैं, यहाँ पे हम कहीं भी रखते हैं, यहीं पे मैं रख देता हूँ समरी, मोस्टली जो उसमें हमें शो नहीं होता कि हमारी क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो रही होती है और वैलिडेट होगी आगे जा रहा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा इनवैलिड ऑब्जेक्ट आगे चला जाए सर्वर को, तो वहाँ से जब वापस आएगा तो कुछ नेम्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ डायरेक्ट मैसेजेस होंगे। नेम प्रॉपर्टीज़ मतलब वो एरर टाइटल से रिलेटेड है कि टाइटल वैलिड नहीं है, डिस्क्रिप्शन वैलिड नहीं है, तो नेम प्रॉपर्टी के केस होगा। और डायरेक्ट होगा कि इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो कोई मैसेज वो दे कि इस वक्त डाटाबेस अवेलेबल नहीं है या कोई इस तरह का कुछ भी आ रहा दिखाना, तो हम किसी प्रॉपर्टी के साथ मैप तो नहीं कर सकते, तो वो ओपन में हम ऊपर दिखा देते हैं। अच्छा, अब इसके सर्वर साइड पे आते हैं। फॉर्म सबमिट हुआ, हमारे पास मिल गया हमें मॉडल। मैं चेक करता हूँ इफ़ मॉडल स्टेट इज़ वैलिड। अगर मॉडल वैलिड है तो यहाँ मैं काम करूँगा जो भी करना है, अदरवाइज रिटर्न में ये मॉडल वापस भेज दूँगा, सिंपल सी बात। मॉडल वैलिड का क्या मतलब है? प्रोडक्ट पे जाके F12 प्रेस किया, यहाँ पे मैंने लिखा, ये एक टाइटल है, ये रिक्वायर्ड होगा। एरर मैसेजेस के अगेंस्ट दिखाना है, इंटर प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। प्राइस जो है वो हमारे पास रेंज होगी, इसमें रेंज में जो मिनिमम और मैक्सिमम है, ठीक है। तो मिनिमम में मैं देता हूँ कि मेरे पास 1 हो एटलीस्ट प्राइस, और मैक्सिमम में डबल, में मैक्स पूछ रहा है तो डबल डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम जितनी मर्जी ऐड कहते हैं, लेकिन मिनिमम जो है 1 होने चाहिए। और एरर मैसेज मैं देता हूँ कि प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस में भी फिर मैं यही फार्मूला लगाऊंगा, डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक हो गया। इसके बाद कैटेगरी आईडी है, ये जहाँ पे आ रही होगी तो इसके ऊपर मैं डिस्प्ले लगा देता हूँ, नेम इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कैटेगरी, ये सिर्फ कैटेगरी आ रहा हो, कैटेगरी आईडी ना लिखा हुआ आ रहा हो। इसके बाद इमेज अपलोडर है, तो यहाँ मैं डिस्प्ले लगा देता हूँ कि जहाँ जहाँ इमेज अपलोडर यूज़ हो रहा है और उसके मैंने अपलोड इमेजेस अगर नहीं लिखा हुआ तो उसका नाम आ जाए, प्रोडक्ट इमेजेस आ जाए, कुछ भी। ये डिस्प्ले लगाने का मकसद ये था कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो हमने वैसे ही सारे मैनुअली बनाए हुए हैं अपनी मर्ज़ी के, तो वो डिस्प्ले लगाने का हमें फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास आ गया कंट्रोलर में, तो ये चेक करेगा कि उसका टाइटल आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस वैलिड आ रही हैं कि नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद अब मेरे पास कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में ऐड कर दें मॉडल को, और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस कर दें, बस ये आपके डाटाबेस में ऐड हो जाएगा। अब जो मल्टीपल इमेजेस हैं उनको कैसे करेंगे, हम कैटेगरी में जाते हैं, हमने यहाँ एक इमेज अपलोड करने का तरीका देखा था,
यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, प्रोडक्ट वाले में आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने से पहले यहाँ मैं चेक करूँगा इफ़ मॉडल डॉट प्रोडक्ट इमेज अपलोडर, ठीक है, इमेज अपलोडर नॉट इक्वल टू नल, ये नल नहीं है, एंड मॉडल डॉट इमेज अपलोडर इमेजेस अपलोडर डॉट काउंट ग्रेटर दैन ज़ीरो, एक से ज़्यादा इमेज अपलोड किया गया है, अगर ज़ीरो से ज़्यादा किया गया है तो यहाँ पे मैं फॉर ईच का लूप लगाऊंगा, फॉर ईच वार एटम इन मॉडल डॉट इमेज अपलोडर। ये अपलोडर के अंदर मल्टीपल इमेजेस होंगे, उसमें से एक इमेज निकल के आएगा जो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इमेज कंट्रोल कह देता हूँ, या इमेज IMG इनपुट के नाम से इसको रख देता हूँ, ठीक है। उसमें से एक इमेज इनपुट निकलेगी, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, इस लूप के अंदर हम सारे इमेजेस वन बाय वन करके उठाएंगे, ठीक है। अब जहाँ ये कैटेगरी लोगो नॉट इक्वल टू नल, ये इमेज इनपुट तो नल नहीं होगा। एक बात तो ये कि ये लूप के अंदर आ रहा है तो ये आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। और लेंथ हम चेक कर सकते हैं कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट अपलोड तो नहीं हुआ जिसमें यानी कि डाटा ही ना हो। ये कैटेगरी डॉट लोगो की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज इनपुट डॉट लेंथ, अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो अब ये इसको कंट्रोल डॉट प्रेस किया पाथ पे और यूजिंग सिस्टम डाटा यो किया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन हमने उठाई, कैटेगरी डॉट लोगो नहीं बल्कि इमेज इनपुट डॉट फाइल नेम, उससे हमने फाइल की एक्सटेंशन उठा दी। अब अलाउड एक्सटेंशन यहाँ बनी हुई है, अलाउड एक्सटेंशन को मैं बाहर ले जाता हूँ क्योंकि हमने बार बार यूज़ करना है। तो मैं बिल्कुल ही ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, टॉप लेवल पे, क्योंकि इसको मैंने बार बार यूज़ करना है, ये ऊपर रख दिया। एडिट में भी यूज़ करना है, क्रिएट में भी यूज़ करना है। अब अलाउड एक्सटेंशन के अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ कैटेगरीज़ के बजाय अब मैं प्रोडक्ट्स के अंदर इमेजेस अपलोड करूँगा, फाइल नेम इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टरी भी इसी तरह बनेगी, इमेजेस में कैटेगरीज़ के बजाय यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएगा और उसके बाद फाइल नेम आ जाएगा, जो भी फाइल नेम बना रहे हैं हम, जो ID कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रीम भी इसी तरह ओपन करेंगे, कैटेगरी डॉट लोगो डॉट कॉपी के बजाय यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी में लोगो नहीं है बल्कि हमारे पास लोगो है इमेज इनपुट में, कॉपी किया। अब जो URL बनेगी ना वो हमने कहाँ रखनी है, क्योंकि URL तो मल्टीपल बनेगी ना, बार बार बनेगी। ये इमेज हमारे पास सेव हो गया, अब ये URL हमने सेव करनी है हमारे पास। यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ, या फिर ये कहता हूँ कि मेरे पास ये जो मॉडल है अगर यहाँ पे ज़ीरो से ज़्यादा इमेजेस आ रहे हैं तो मैं यहाँ मॉडल डॉट इमेजेस, ये जो इमेजेस है प्रोडक्ट इमेज के साथ, ये अपलोडर वाला नहीं, प्रोडक्ट इमेज के साथ, इसको मैं न्यू लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस इनिशलाइज कर लेता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब मॉडल डॉट इमेजेस में एक इमेज अपलोड होता जाएगा, साथ साथ ऐड करता जाऊँगा। तो यहाँ मैं कहता हूँ मॉडल डॉट इमेजेस डॉट ऐड न्यू प्रोडक्ट इमेज आपसे क्या मांगता है, एक तो मांगता है इमेज का URL बताएं, इमेज का URL में फाइल URL में रखा हुआ है वो दे दिया। दूसरे नंबर पे कह रहा है आईडी ऑटो जनरेटेड होगी। इसके बाद रैंक में दे देता हूँ प्रोडक्ट आईडी तो रन टाइम पे डिसाइड हो गया, अभी प्रोडक्ट डेटाबेस में ऐड ही नहीं हुई, तो आप इसको स्किप कर दें, ये खुद ही प्रोडक्ट आईडी डाल देगा। हाँ, जो रैंक है मैं यहाँ पे रैंक बना लेता हूँ, रैंक इज इक्वल टू 0, या इंट रैंक इज इक्वल टू 0, और हर दफ़ा जब आप रैंक ऐड करना चाहें तो यहाँ रैंक इज इक्वल टू रैंक प्लस प्लस, तो रैंक में ऐड करता जाएगा। अगर रैंक में आप पोस्ट फिक्स लगा रहे हैं बाद में प्लस प्लस लगा रहे हैं तो यहाँ 1 से शुरू कर ले कि रैंक 1 से शुरू हो और ऑनवर्ड आगे चलता जाए। ये सारे इमेजेस इसमें ऐड हो जाएंगे और सेव चेंजेस करेंगे तो ये सारा सेव भी हो जाएगा। और यहाँ पे आप इंट लिख दें, इंट r इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। अब इस r में अगर 0 से ज़्यादा वैल्यू आई तो फिर इसका मतलब है हमारा काम हो गया। इफ़ r ग्रेटर देन 0
आपके लिए रिटर्न डायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स, और एल्स अगर आर में ज़ीरो से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसका मतलब डेटाबेस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने जाना इधर ही होगा कि कोई प्रॉब्लम आ गया, क्यों नहीं हुआ, या हम फिर ठीक है मॉडल रिटर्न कह देंगे कि डेटाबेस में सेव नहीं हुआ। अब मैं इसको रन करने से पहले गो टू, सॉरी ऐड व्यू नहीं, गो टू व्यू। यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी जो हमने यहाँ पे ऐड करनी थी, वो ये था कि फार्म के अंदर हमने ESP एक्शन देना है कि कहाँ पे जाएगा, ये क्रिएट वाले पे जाएगा। कंट्रोलर वो खुद दे देगा, मेथड पोस्ट खुद दे देगा। इंक्रिप्शन टाइप हमने देनी है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा के हम इसके साथ इमेजेस भी अपलोड कर रहे हैं। ये बिल्कुल मैंने बहुत डिटेल में और एक एक चीज़ जो है समझा के किया है कि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें कि फार्म अगर हम खुद से बनाते तो कैसे बनेगा, अदरवाइज इसका फोल्ड वाला यूज़ कर ले तो भी कोई इशू नहीं है। रन करता हूँ, गो टू कंट्रोलर भी कह दिया, साथ यहाँ पे डिबगर लगा लेता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी पे सोर्स करता हूँ। मैंने इसके अंदर जो टोकन रखा था वो देखिए टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे प्रोडक्ट, ये न्यू प्रोडक्ट है, ये फॉर्म है, इसके अंदर इसने वैलिडेशन टोकन अभी रखा तो नहीं है। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। प्रोडक्ट डाटा, हाँ यहाँ पे इसने नहीं रखा अभी। चलें इसको मैं देख लूँगा कि इसको के लिए क्या लिखना होता है। वैलिडेट एंटी पार्किंग टोकन, वैसे बनता तो इसी से है, लेकिन अभी इसने बनाया नहीं है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देख लेंगे कि इसके ना बनने की क्या रीज़न है। दोबारा रन किया, अब यहाँ पे प्रोडक्ट पे लिखता हूँ नोकिया, बल्कि नोकिया तो कैटेगरी का नाम था। ये अभी भी ठीक है। ये नोकिया का एक C1 मॉडल है। उसकी कुछ डिटेल्स ये आ गई आपके पास। C1 जो है वो आपको, आपने जो शो कराना है वेबसाइट पे वो शो कराना है कि ये 9000 का है, और आप जो इसको सेल कह रहे हो 8250 का सेल कह रहे हैं, टेस्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, वैसे इसका नाम नोकिया कैटेगरी होगा। इसके मल्टीपल इमेजेस, नोकिया C1। अच्छा, इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। ये दूसरा इमेज भी सेव कर लिया। तीन एक इमेजेस ऐड कर देता हूँ मैं, वैसे जितने मर्जी ऐड करना चाहें ऐड हो जाएंगे। ब्राउज करें यहाँ पे इमेजेस, तो ये तीनों इमेजेस मैंने चूज़ किए, ओपन कर लिया। ये 3 फाइल्स इसने बता दिया। अब मैं सबमिट कहता हूँ, सबमिट। तो यहाँ मैंने डिबगर लगाया हुआ था, ये देखिए डिबगर पे आ गया। अब मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ, इनको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये अब प्रोडक्ट पे जाएं तो ये देखें इमेजेस अपलोडर में 3 इमेजेस आ गए हैं, तो ठीक है। F10 प्रेस करें, मॉडल स्टेट वैलिड है, ठीक है। इमेज अपलोडर नल भी नहीं है, काउंट 0 से ज़्यादा है। इमेजेस की लिस्ट बना ली, रैंक 1 फॉर ईच, एक इमेज निकाला। उसके बाद इमेज एक्सटेंशन, हाँ एक चीज़ हमने जो छोड़ दी वो ये कि इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट के नाम से एक फोल्डर नहीं बनाया, वो यहीं पे मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे अभी तो नहीं बनाने देगा मुझे, लेकिन मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोर करूँगा, यहाँ ओपन कर देगा। बैक पे होगा, ये मैं www रूट में इमेजेस के अंदर ये कैटेगरीज है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का एक फोल्डर बना लिया ताकि वो एक्सेप्शन ना दे। अब वैलिड एक्सटेंशन है, ठीक है।
उसी तरह सारा काम करेगा, कॉपी करेगा, मॉडल में ऐड कर देगा। बस ये 3 इमेजेस ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। ये दूसरा इमेज ऐड हो गया, तीसरा ऐड हो गया, अब देखें। अब कॉन्टेक्स्ट में सेव चेंजेस करेगा तो एक प्रोडक्ट और 3 इमेजेस, इसमें 4 आना चाहिए। हिंट आर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। अब देखें आर में क्या है, आर में 4 आया है। तो 10 कंटिन्यू करें। तो ये इस वक्त प्रोडक्ट इंडेक्स हमने बनाया नहीं, इस वजह से वो यहाँ दिखा नहीं रहा। इंडेक्स में बना लेता हूँ यहाँ पे, चलो चेक कर लेता हूँ मेरे प्रोडक्ट ने सेट की है वो आई है या नहीं। यहाँ तक फिर लेक्चर को क्लोज करते हैं। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट। products dot to list var products is equal to this और return view products। यहाँ पे add view करूँगा और रेजर व्यू करूँगा, empty व्यू नहीं रेजर व्यू। इंडेक्स ही रहने दो और इसको empty ही रहने दो, तो मैं खुद बनाऊँगा add ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं मॉडल बनाऊँगा ऊपर, मॉडल आई एनुमरेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स आएगा, प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि प्रोडक्ट है क्योंकि सिंगल होगा। यहाँ पे फॉर का लूप लगाता हूँ, वार एटमन मॉडल, और पी में सिर्फ इसका नाम दिखा देता हूँ, एटम डॉट टाइटल ये नहीं। बस अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, इसको कंट्रोल F5 किया क्योंकि वो रन नहीं हो रहा। रिफ्रेश किया इसको तो ये देखें C1 हमारे पास आ गया। अब हम प्रोडक्ट की सारी चीज़ें दिखाएंगे, इसके इमेजेस भी दिखाएंगे और एडिट और डिलीट करने का भी इसको देखेंगे। तो आज के लेक्चर के इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।